गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी द्वारा लिखित है। आज हमें इसकी एक्सरसाइजेस करनी है। यशपाल जी के बारे में और पाठ के बारे में मैं आपको पूरा बता चुकी थी। तो एक्सरसाइज करने से पहले आज हम फिर इसको एक बार रिवाइज करेंगे। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फ़िरोज़पुर छावनी में हुआ था। वहीं लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया और जहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। इसी कारण स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से उनका जुड़ाव हो गया। वो जेल भी गए और 1976 में उनकी मृत्यु हो गई। 1976 यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। मतलब आम आदमी से संबंधित विषयों को उन्होंने लिया है। यथार्थवादी रचनाकार हैं और उसके बाद उनकी विभिन्न रचनाओं के विषय में कहा गया है। और उनकी रचनाओं में सामाजिक विषमता जो है धर्मगत, जातिगत, धनगत, राजनीतिक पाखंड, दिखावा और रूढ़ियों के खिलाफ, मतलब वो परंपराएं जो समाज के विकास में अड़चन डालती हैं, उनके खिलाफ उनकी रचनाओं में स्वर दिखाई देते हैं। और इसके बाद इनकी विभिन्न रचनाओं के नाम हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। मतलब भाषा उनकी कैसी है? स्वाभाविक और सजीव। फिर रचना के बारे में बताया गया है कि यशपाल का जो ये लखनवी अंदाज है, उन्होंने यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। इस पर पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष है। पतनशील सामंती वर्ग मतलब नवाब, नवाबियत, ये सब अब नहीं रहे हैं। ये रूप बदल गए। अभी भी बहुत अमीर लोग हैं ऐसे जो नवाबों की तरह से रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये वैषम्य समाप्त किया जा रहा है। राजा प्रजा वाला कॉन्सेप्ट हट रहा है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो जो ये राजा जैसा वर्ग है, सामंती वर्ग है, जो अपने हिसाब से चलता है और बनावटी जीवन शैली, मतलब दिखावे पर ही अपने प्राण त्याग देता है, या खाली दिखावा, अपने आप को अच्छे से या बड़े से बड़ा नवाब दिखाने की कोशिश करता है। आज के समय में भी ऐसे लोग देखे जा सकते हैं। और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कैसे नवाब की तरफ उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी नवाबियत दिखाने के लिए एक खाने की चीज़ को बिना खाए बाहर फेंक दिया, जो किसी को भी नहीं मिली। तो ये कैसी जीवन शैली है, इस पर व्यंग्य किया गया है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद चैप्टर शुरू होता है कि एक बड़े स्टेशन के पास कोई छोटा स्टेशन था। ट्रेन चलने के लिए फुंकार रही थी, मतलब आवाज़ आ रही थी कि अब बस चलने ही वाली है। और लेखक को दूर तो नहीं जाना था, इसीलिए भीड़ से बचकर एकांत में वो सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए। उन्होंने सोचा वहाँ उनको अकेलापन मिलेगा और साहित्य रचना के लिए अनुकूल वातावरण भी मिलेगा। तो लेखक एक डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा सुनसान नहीं था। एक नवाबी टाइप के नस्ल के, लिखा ना, नवाबी टाइप के आदमी पलथी मारे बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे खीरे रखे हुए थे।
लेकिन उन साहब ने जो सामने बैठे हुए थे ट्रेन में, उन्होंने लेखक से मिलने के लिए या उनसे परिचय करने के लिए या एक परिचित मुस्कान हम एक दूसरे को देते हैं, वो कुछ भी देने का प्रयत्न नहीं किया। तो लेखक ने भी आत्मसम्मान में, सेल्फ रिस्पेक्ट में अपनी आंखें चुरा ली, मतलब उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद खाली बैठे कल्पना करते रहने की उनकी आदत थी। तो वो नवाब साहब के विषय में विभिन्न अटकलें लगाने लगे। अटकलें मतलब अनुभव नहीं, अंदाज़े लगाने लगे कि नवाब साहब इस सेकंड क्लास के सब में क्यों सफ़र कर रहे होंगे। तभी उनको नवाब साहब का स्वर सुनाई दिया, आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक को लगा ये क्या बात है, अभी तक तो एकदम अनजाने की तरह बैठे थे और अब पूछ रहे हैं। तो शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लथेड़ लेना माने समेट लेना चाहते हैं। तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, आप ही शौक़ फरमाएं, आप ही खाएं। नवाब साहब फिर खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर तौलिया झाड़कर सामने बिछाया और खिड़की से हाथ निकाल करके खीरों को धोया, छीला, काटा और उस पर नमक, ज़ीरा मिला नमक छिड़का, लाल मिर्च छिड़की और सब ऐसा लग रहा था ये करते हुए वो वास्तव में खीरे का आनंद ले रहे हैं। ये जो पंक्ति है इस पैराग्राफ की लास्ट सबसे ऊपर वाले कि नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर ज़ीरा मिला नमक, ये सब इसकी लास्ट लाइन देखो, मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। कि उनका मुख जो था वो जैसे खीरा खाएं उसका रस आए, ऐसी कल्पना से ही उनके मुंह में पानी आ रहा था। लेखक सोचने लगा कि बहुत रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब एक बार नवाब साहब ने फिर कहा कि वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, मतलब मुलायम, हरा, अच्छा। तो बालम खीरा खीरे की ही एक किस्म होती है और बहुत अच्छी मानी जाती है, उसके लिए कहा। वो सब खीरे की फांकों को देख करके लेखक को लालच ज़रूर आ रहा था लेकिन मना कर चुके थे, इसलिए फिर कहा कि नहीं शुक्रिया, इस वक्त मन नहीं है और पाचन भी थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए आप ही खाइए। नवाब साहब ने लालच भरी आँखों से उन खीरे की फांकों की ओर देखा, गहरी सांस ली और उठाकर ओंठों तक लाए, फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मुड़ गई। सूंघते हुए उनको लगा जैसे कि बस उनको पूरा स्वाद मिल गया और उनकी आँखें बंद हो गईं। फिर मुंह में जो पानी भरा आया था लालच में, उसका घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांक को नाक के पास ले जाकर वासना से, लालच से उसका रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ऐसे उन्होंने क्या किया, पूरा खीरा फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ पोंछ लिया और लेखक की ओर देखकर कहा, देखा, ये है ख़ानदानी रईसों का तरीका, अमीर लोग इस तरह से खीरा खाते हैं। और उसके बाद नवाब साहब लेट गए, थक कर, मतलब खीरा ही छीलने काटने में ही वो थक गए थे और लेखक को अपना सिर पीट लेना पड़ा, सोच लेना पड़ा कि ये ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत है। मतलब ये कौन सी तहज़ीब है, कौन सी नज़ाकत है कि बिना खाए खीरे से पेट भर गया। लेखक गौर करने लगा
कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट की डकार का स्वर सुनाई दिया और उन्होंने लेखक की ओर देख के कहा कि खीरा लजीज होता है लेकिन शकील होता है, मतलब पचाने में मुश्किल होता है। और बस लेखक इसी विचार में, वो तो सोच ही के ही आया था कि वो ट्रेन में सोचेगा कुछ साहित्य के बारे में, तो उसके मन में क्या बात आई कि नई कहानी के लेखक ऐसे ही हैं जो बिना विषय के भी कहानी की रचना कर सकते हैं। इस तरीके से पाठ समाप्त होता है। और अब हम करेंगे इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। मतलब नवाब साहब ने कहा तो नहीं था कि तुम क्यों आ गए और अच्छा नहीं लगा या कुछ, उनके हाव भाव से। तो हाव भाव क्या था कि जब वो ट्रेन में चढ़े तब उन्होंने देखा कि नवाब साहब उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। और क्या लगा, उनको लगा कि उनके एकांत चिंतन में बाधा पहुंच रही है। लेसन के बिल्कुल शुरू में देखिए बेटा, वहाँ ये आया है कि जब वो ट्रेन में बैठे, देखो दौड़कर ट्रेन में चढ़ गए, एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेदपोश सज्जन बैठे हुए थे। सामने 2 ताज़े खीरे तौलिए पर रखे थे। और आपका आंसर यहाँ से मिलेगा कि सज्जन की आँखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मिला बेटा। गाड़ी छूट रही थी पैराग्राफ की 5th लाइन में, देखिए, ठीक है, नहीं 4th लाइन है, गाड़ी छूट रही थी का 4th लाइन यहाँ पे, ठीक है, कि लेखक को क्या लगा, नवाब साहब को उनका आना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको लगा जब वो चढ़ के बैठे तो नवाब साहब की आंखों में ऐसे हाव भाव आए कि उनको लगा कि कोई और क्यों आ गया और वो उनको इस स्थिति में देख रहा है, पहली बात। और दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह भी नहीं दिखाया, अर्थात मिलने पर किसी भी प्रकार का हर्ष प्रकट नहीं किया। इस तरह 2 पॉइंट्स लेकर के आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? पहली चीज़ तो क्यों किया होगा, तो क्योंकि वो पुराने नवाब थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से खीरे का आस्वादन करने का, रसास्वादन करने का एक विलक्षण या अनोखा तरीका दिखाने का प्रयास किया होगा। क्योंकि आपको एज्यूम करके लिखना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, तो वो अपना अनोखापन या अपनी नवाबियत लेखक को दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये आपको एज्यूम करना। फिर दूसरा क्या है, उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव की ओर इंगित करता है? उनका ऐसा करना उनके आडंबर दिखावे के स्वभाव की ओर इंगित करता है कि वो जिस नवाबियत को दिखाने का प्रयत्न कर रहे थे वो तो वास्तव में नवाबियत थी ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, ये दिखावे का जो अंदाज था उसकी ओर इंगित करता है।
दूसरा प्रश्न क्लियर हुआ। फिर तीसरा है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसमें तो आपको अपने ही हिसाब से लिखना है, आप क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए कि आपका लेखक का उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, पर कहानी घटना प्रधान होती है। चैप्टर अभी का हम आंसर की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। तो उसमें कहानी क्या होता है, घटना प्रधान होती है। किसी भी कहानी में जब उपन्यास होता है तो उसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कहानी में क्या होता है, एक या दो घटना मुश्किल से होती है। तो जब घटना घटित होती है तो उसमें पात्र भी होते हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर, मतलब घटना कैसे घटित होगी, जब कहीं कोई होगा और वो कुछ करेगा, उसके बिना घटना कैसे घटित होगी। वो पात्र लेखक स्वयं भी हो सकता है, लेकिन पात्र तो चाहिए, ठीक है, कोई विचार तो चाहिए। इसके बिना विचार के कैसे कहानी लिखी जा सकती है, ये मेरी अपनी सोच है। लेकिन अगर आप इससे अलग लिखेंगे तो भी ठीक होगा, गलत नहीं है, बस लॉजिक्स दीजिए। तो अब आ जाइए आंसर पे कि मतलब जो मैं बता रही हूँ वो लिखना आपकी मजबूरी नहीं है, आप अपने व्यूज़ अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो बिना, मेरे अनुसार या आपके अनुसार, बिना विचार घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि कहानी की तो परिभाषा ही है कि वो घटना प्रधान होती है। किसी ना किसी घटना पे, वो विभाजन पे हो सकती है, वो भूख पे हो सकती है, वो प्यास पे हो सकती है, वो पढ़ाई पे हो सकती है, वो नौकरी पे हो सकती है, वो किसी भी जीवन के से संबंधित किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकती है, पर वो कोई घटना होनी चाहिए जिसका आत्मीयता के साथ वर्णन हो। और जब घटना होगी तो उसमें पात्र भी अवश्य ही होंगे। इसीलिए मेरे अनुसार बिना विचार घटना और पात्र के कहानी लेखन संभव नहीं है। क्लियर हो? तो फिर है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? इन्होंने तो लखनवी अंदाज कह दिया है, आप नवाबी अंदाज कह सकते हैं, नवाबियत कह सकते हैं, आडंबर कह सकते हैं, दिखावा कह सकते हैं, छलावा कह सकते हैं, क्योंकि मतलब यही सब बातें, जो बात है वो असलियत इसमें बिल्कुल भी नहीं कही गई है। तो ये आपका और क्वेश्चन हुआ। फिर इसके बाद नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का जो चित्र प्रस्तुत किया है, इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये आप अपने आप करिएगा। किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? खुद सोचिए कि कोई भी चीज़ अगर खाने के लिए तैयार करनी है तो आप उसके लिए क्या क्या करते हैं। और ये रचना और अभिव्यक्ति आपको लिख के नहीं करना है, आपको खाली ये जो 4 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चंस कॉपी में करने हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं असाइनमेंट में भी अभी लिख के क्वेश्चंस डालूँगी, वो आपको करने हैं। अब बेटा मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।